बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। नाज़रीन, सियासी जमातों के कागजात नामजदगी मंजूर होने मुस्तरद होने का सिलसिला जारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये गिला शिकवा करती नज़र आती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए नहीं है। और देखा जाए तो हर रोज़ एक नई वीडियो सामने आती है। वो वीडियोज़ हैं 9 मई के हवाले से। 9 मई के जो मुकदमात बनाए गए वो तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और हज़ारों कारकुनान के ऊपर बनाए गए हैं। ये वो कारकुनान हैं जो 9 मई के रोज़ सरकारी दफातर पर अफवाज पाकिस्तान के अफसरान के घरों पर हमला आवर हुए। और उन वीडियोज़ के अंदर देखा जा सकता है कि किस तरीके से लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान के अंदर फौजी अफसरान की रहायशगाहों और दफातर पर जिस तरीके से हमले किए गए, पाकिस्तान में ऐसे हमले कभी सोचे भी नहीं जा सकते थे। अफवाज पाकिस्तान के दफातर पर जिस तरीके से शहदा की जो यादगारें थी उनको तोड़ फोड़ की गई और उनको जिस तरीके से मस्मार किया गया, इसकी मिसाल भी पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलती। यही गिला शिकवा इस्टेब्लिशमेंट को भी है, यही गिला शिकवा फौज पाकिस्तान को भी है कि 9 मई के वाक़यात की न सिर्फ उस तरीके से मजम्मत की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बल्कि बारहा इमरान खान ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी तकारीर के ज़रिए पूरी अपनी कारकुनों की एक पूरी फोर्स को वरगलाया और उन्हें उकसाया इस बात पर कि वो 9 मई के वाक़यात की तरफ जा पहुँचे। फिर इसके साथ साथ जब ये वाक़यात हुए उसके बाद से भी दलीलें दी गई, तावीलें दी गई कि अगर एहतजाज वहाँ ना करते तो कहाँ करते। गोया तहरीक इंसाफ ने कभी भी इसकी ना खुलकर मजम्मत करने की कोशिश की, बल्कि इनफरादी तौर पर जो पार्टी से लोग अलग हुए उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। लेकिन बतौर जमात आज भी अगर देखा जाए, सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाई जाती है, अफवाज पाकिस्तान को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, फौज की लीडरशिप को जिस तरीके से टारगेट करके उनके खिलाफ बाकायदा एक मुहिम चलाई जाती है, उससे ये वाज़े होता है कि 9 मई के जो वाक़यात हैं उसे के पसे पर्दा एक बाकायदा प्लानिंग और मनसूबबंदी मौजूद थी कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को इस बात पर मजबूर किया जा सकता है कि तहरीक इंसाफ को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट PTI के साथ खड़ी हो। हर रोज़ एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल का सबब बनती है। इस वीडियोज़ के अंदर वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुल्क की सिक्योरिटी इदारों पर किस अंदाज से हमले किए थे। इसका भी जायज़ा रहेगा आज के प्रोग्राम के अंदर, और साथ ही साथ देखेंगे मुल्क के अंदर सियासी गहमा गहमी ना होने के बराबर है। इंतखाबी जो है अमल उस तरीके से हमें नज़र नहीं आता, ना ही इंतखाबी हलकों के अंदर मैदान में उतरे हुए हमें उम्मीदवार नज़र आते हैं, और ना ही टिकटों की तकसीम के हवाले से सियासी जमातें भी मुकम्मल तौर पर कोई फैसला कर पाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब निसार खोड़ो साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मारूफ कानूनदान अजहर सदीक साहब और सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार रिजवानुर रहमान रज़ी साहब। निसार खोड़ो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी को वजारत उस्मा के लिए नामजद कर दिया है, लेकिन हमने देखा कि पीपल्स पार्टी का ज़्यादा फोकस सिंध के ऊपर है। पंजाब की अगर बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, KPK के अंदर अगर बात की जाए, तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उतनी नशिस्तें जीतने की पोजीशन में नज़र नहीं आती हैं। तो अकेले क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में होगी? देखें, अगर हमने बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर किया तो ये बहुत ही डेमोक्रेटिक मूव था। पाकिस्तान सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान ने इस चीज़ का अप्रूवल दिया यूनानिमसली, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं किरदार निभाने की कोशिश करूंगा एज अ प्राइम मिनिस्टर इफ इलेक्टेड। अब ये इलेक्शन है, और इलेक्शन में सिंध की टिकटें अनाउंस अगर हुई हैं तो हमने पहले काम किया। हमने पार्टी के सामने वही पहले ही जाके फहरिस्त पेश कर दी जिस पे हमने वर्किंग की थी। इसी तरह से और सूबों में भी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं और पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप के पास ये पेश की जाती रहेंगी। इलेक्शन का सिंबल लेने का टाइम जो है वो है 13 तारीख है, और इन पाँच दिनों में हम और सूबों में भी अपने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करेंगे और फिर अवाम से राब्ता होगा। अवाम से राब्ता अब भी है, फिर कल भी होगा, और जलसे हों, मीटिंग हों, कैंपेन हो, ये सब चलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान के लोगों ने देख लिया होगा कि कौन इलेक्शन चाहता है और कौन इलेक्शन से भाग रहा है।
अब इलेक्शन से भागने का मतलब है कि अवाम से ये मुल्क छीन लो। ये मुल्क अवाम का होता है, ताकत का सरचश्मा अवाम होती है, और मुख्तलिफ हीले बहाने करके इलेक्शन को पीछे पोस्टपोन करने की कोशिशों में अब तो सेनेट के कुछ मेंबर भी इन्वॉल्व हो गए। ये सारी वो चीज़ें हैं जिसके लिए ही हम कहते हैं कि इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम अगर इसमें शामिल नहीं है हुकूमत में, तो फिर एक और खिलाफ पैदा हो जाएगा कि अवाम हुकूमत को अपना नहीं समझेंगे। अवाम समझते हैं उस हुकूमत को जो ड्यूली इलेक्टेड हो, और ड्यूली इलेक्टेड जो फैसले करती है अवाम उसको उसकी हामी भी भरते हैं। और ये निगरान हुकूमत का सिस्टम है, वो निगरान हुकूमत के सिस्टम अपॉइंटेड हुकूमतें हैं, अवाम की इलेक्टेड हुकूमतें नहीं हैं। और अवाम से ये मुल्क इस वक्त मेरी नज़र में तो छिना हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अवाम को फिर इस मुल्क का मालिक बनाया जाए। जमहूरियत आइन हो, जमहूरियत हो, पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, आज़ाद जुडिशरी हो, और पाकिस्तान के अवाम को आगे तरक्की करने के रास्ते मिल सकें। इसलिए इलेक्टेड हुकूमत ज़रूरी है, और हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि अपना मंशूर भी बता रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जी अपने किरदार से हम सबको वाकिफ़ करो, किरदार से आप भी वाकिफ़ हो जाओ। कौन था जिसने मुल्क को भौचाल में डाला, कौन था जो मुल्क से गैरहाज़िर हो गया, कौन था जो मुल्क में रहते हुए भी और अवाम के साथ निभाने की कोशिश कर रहा है। और मैं वो समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी ही है जो इस मुल्क में रहते हुए अवाम के दुख सुख में साथ रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अजहर सदीक साहब, खोड़ो साहब कह रहे हैं कि अब वाज़े होते चला जा रहा है कि कौन इलेक्शन से फरार चाहता है। कुछ सेनेट के मेंबरान भी सामने आ गए, अगरचे उन सेनेट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू भी किया गया है। आपको लगता है ये इल्ज़ाम तराशी है सियासी जमातों की एक दूसरे के ऊपर? क्योंकि अगर बयानबाजी की हद तक देखें, सारी सियासी जमातें चाहती हैं बर वक्त इंतखाबात हों, 8 फरवरी को इंतखाबात हों, लेकिन इल्ज़ामात कहीं ना कहीं लगते हैं एक दूसरे के ऊपर। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मैं एक तो पहले मैं खैर मकदम करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट का बाकायदा एक उनका अपनी पार्टी की तरफ से मुतफिका उम्मीदवार नामजद किया। ये एक जमहूरियत की फतह है कि इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ये साबित कर दिया कि वो जमहूरी रवायात को लेकर चल रही है। और इस हवाले से प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अगर कोई सियासी जमात आवाज़ उठाती रही है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, और कोई जमात मुझे नज़र नहीं आई है। यानी इस मुल्क में दंगा फसाद होता रहा, हालात ख़राब रहे, लेकिन इलेक्शन के लिए पाकिस्तान चूँकि पीपल्स पार्टी एक लेफ़्ट की जमात है इसलिए उससे कुछ ज़्यादा यकीन है। लेकिन ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून को जिस शराइत के साथ या जिस अपना यकीन दहानियों के साथ जब मुल्क में लाया गया, और ख्याल था कि शायद नवाज शरीफ आके पता नहीं क्या कुछ कर देगा, लेकिन वो 85 का प्रोजेक्ट तो पूरी तरह फेल हो चुका है और वो कोई डिलीवरेंस ना कर सका। तो अब समझ कुछ नहीं आ रही, उन्हें भी नहीं अंदाज़ा लगाए। मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मैं इलाके में गया और मैंने अंदाज़ा लगा लिया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक जो इकट्ठा करना था वो तो हो नहीं सका। अब क्या किया जाए? इलेक्शन मुलतवी करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी सारी सियासी जमातें जो PDM का हिस्सा थी वो शामिल हैं। अभी तक आपने क्या MQM से सुना, आपने ANP से सुना, जमीयत उलमा इस्लाम से सुना, उन्होंने कहा हो गया इलेक्शन कराए जाएं, या बाप से या बाप की पार्टी है जितनी बलोचिस्तान के अंदर मौजूद है, कोई भी एक ऐसी सियासी जमात बता देना कि इनमें से मुस्लिम लीग नून लिप सिंगिंग तो करती है, वो अगर बताती तो है कि जनाब इलेक्शन कराए जाएं, लेकिन एक दूसरी तरफ अगर देखा जाए उन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, बजाय ये 9 मई के वाकयात को देखे मुजम्मत है, पुरजोर मुजम्मत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तमाम कैंडिडेट के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे थे। अच्छा ये भी कहा गया कि जनाब को बहुत बड़ा भाई कितने कागजात नामजदगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपना मुस्तरद हुए हैं, ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें अवेलेबल हैं। और इस वक्त यानी जब आप तहरीके अदम एतमाद जो यानी ये जो है ना निगरान सेटअप हमारा नहीं बनाया हुआ, निगरान सेटअप जो चुना हुआ है शहबाज शरीफ सेटअप। देखिए मैं नसरुल्लाह मलिक साहब कि जो कागजात की नामजदगी ट्राइब्यूनल से आकर मंजूर हुए, इसका मतलब क्या है कि जो RO के पास जो इंस्ट्रक्शन गई हुई थी वो सारी की सारी फ्रिवलेस बुनियादों पर थी। हमारा पहले दिन से कहना था कि इंतजामिया से RO ना लिए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ये क्यों कहा?
और हमने तो सारा कुछ देख लिया, हम तो भुगत रहे हैं सारे मसले में। अगर पहले दिन से अदलिया से आर होते तो ये हालात तो ना बनते जो हमने फेस किए हैं। यानी इससे जो वजह है, इससे जो हालात है ना, बड़े अजीबो गरीब पोजीशन के अंदर आ रहे हैं। मुल्क में इलेक्शन का माहौल जो हम चाह रहे हैं वो बन नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी आप देखें, हम तो इलेक्शन सवाल होता कि हम 8 फरवरी से आगे इलेक्शन लेके जाना चाहिए। और मैं तो कह चुका हूं कि इमरान खान साहब 15 जनवरी तक उनकी इंशाल्लाह जमानतें हो रही हैं, केस कोई नहीं किया उनके सामने, एक नैब का रह गया, नैब में बेलें चल रही हैं, इंशाल्लाह उनमें बेलें बनती हैं, केस है ही कोई नहीं। मैं इसलिए तो नवाज शरीफ ने वकील जो है बाकायदा उन्होंने नैब को अमजद परवेज करा के दिया है, और वो वही अमजद परवेज है जो बाकायदा इलेक्शन कमीशन में भी वकील थे और अब नैब में भी आ गए हैं। कौन करा के दे रहा है उनको ये वकील? आखिर देखना पड़ेगा ना कि अगर आप साफ शफाफ चाहती हैं सिस्टम ऐसा तो आने दें। यानी आप अपनी मर्जी के साथ जो लोग लाके निज़ाम ये हाइब्रिड रजीम चलाना चाहते हैं वो नहीं चल सकती है। रिजवान अजीज साहब, दोनों जो हमारे मेहमान हैं आज के, अजहर सदीक साहब का आपने मौक़िफ़ सुना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन भी वो लड़ रहे हैं। निसार खोड़ो साहब मुल्क के सीनियर तरीन सियासतदान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रखा कि हम हर हाल में इलेक्शन 8 फरवरी को चाहते हैं। मैं चाहूँगा आप इसका तजिया करें बतौर जर्नलिस्ट कि सियासी जमातें इल्ज़ाम एक दूसरे के ऊपर लगा रही हैं जी फ़लाँ जो है वो चाहता है कि इलेक्शन ना हो। दूसरा ये बताइएगा कि जिस बात का जिक्र सदीक साहब ने किया कि भाई आर से उनके पेपर्स मुस्तरद होते हैं, ट्रिब्यूनल में जाके बहाल हो जाते हैं, तो जो उनके ग्रीवेंसेस थे कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, आर के ज़रिए हमारे साथ हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये दुरुस्त मालूम होता है? देखिए, फैक्ट्स की और फिगर की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब बहुत ही मुअस्सर सियासतदान हैं। एक तो उन्होंने अमजद परवेज करवा दिया इलेक्शन कमीशन को, दूसरा उन्होंने इमरान अहमद खान नियाजी साहब को वो ख्वाजा हारिस भी वकील करवा के दिया। वो पहले उनके वकील थे और अब इनके वकील हैं, और मेरा ख्याल है कि वो भी अपने मकासद हासिल करके वापस आएंगे। एनी हाउ, अगर फाफन जो है फ्री एंड फेयर नेटवर्क जो है इलेक्शन का मॉनिटरिंग जो करती है, अगर उसका डाटा ले लिया जाए तो इस दफा जो मुस्तरद होने वाले कागजात नामजदगी हैं वो कोई, मेरा ख्याल है को तकरीबन 12% है, 12.5% है, 12.5%। पिछले साल कोई 10, पिछले इलेक्शन में कोई 10% थे, और 2013 वाले इलेक्शन के अंदर 14% तक थे। तो इसका मतलब है कि जो इस दफा कागजात नामजदगी ओवरऑल मुस्तरद हुए हैं वो कोई ज्यादा नहीं है, वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि वो किसी एक पार्टी के मुस्तरद हुए हैं, तो उस पार्टी के वकील जो हैं जनाब लतीफ खोसा साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में जब पेश हुए और उनसे पूछा गया कि आपके कितने कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, तो उनके पास फिगर नहीं था। मेरा ख्याल है जुडिशरी की सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे पेश होने के लिए वो पूरी तैयारी करके गए होंगे, लेकिन उनके पास फिगर कोई नहीं था। उन्होंने 630 का या 625 का फिगर दिया, और अगर हम इसको इनके क्लेम के साथ, इनका ख्याल है कि इनके तकरीबन 4900 कुछ कागजात नामजदगी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में पूरे पाकिस्तान में जमा हुए हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें 2434 मिले हैं। तो अगर इनका क्लेम मान लिया जाए 5000 वाला, 4900 वाला, तो उसमें से 625 अगर मुस्तरद हुए हैं तो ये कोई बहुत बड़ी रेशो नहीं बनती। और सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी जो है वो इन्होंने जुमा करवाए हैं, और मौरूसियत की मुखालफ पार्टी पीटीआई के ऊपर, अपना पीपल्स पार्टी के ऊपर तबर्रा करने वाली पार्टी जो है, उसके अंदर हर कैंडिडेट ने जो अपना फॉलो अप कैंडिडेट जमा करवाया, कवरिंग कैंडिडेट के जो कागजात जमा करवाए हैं वो अपनी फैमिली से जमा करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करके देख लीजिए। अच्छा, आगे आ जाते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि अपना कैंडिडेट नामजद करना प्राइम मिनिस्टर के लिए वो एन नेचुरल भी है और जमहूरी हक भी है, वरना कोई पार्टी क्या कहेगी कि हम क्या करने जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर, हम अपोजिशन में बैठने जा रहे हैं इलेक्शन के अंदर, कोई पार्टी इलेक्शन के अंदर जाके ये कहेगी। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल दुरुस्त किया है, वो इलेक्शन लड़ने के जो है वो रास्ते के ऊपर चल पड़े हैं, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए था। और अगर जो है वो कागजात नामजदगी किसी के मुस्तरद हुए हैं तो उनके पास जो है वो फोरम दस्तयाब था, उस फोरम में से बाज़ लोगों को रिलीफ मिलेगा, बाज़ को नहीं मिलेगा और नहीं मिल रहा जिनका होगा। और ये एक हमारे यहाँ हर इलेक्शन के अंदर ऐसे ही होता है। रज़ी साहब, मुझे कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, तो इस पर बात करेंगे कि इत्तेहाद इस बार लगता है इलेक्शन के बाद, पोस्ट इलेक्शन इत्तेहाद कुछ बनते हुए नज़र आ रहे हैं।
क्या माजी के जो PDM की हुकूमत में शामिल जमातें थीं उनके इत्तेहाद किसी दूसरी जमात के साथ भी बन पाएंगे? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। निसार खोड़ो साहब, ये बताइएगा कि अभी अगर हम देखें जो बयानात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उसमें ज़्यादा टिल्ट हमें नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ पीपल्स पार्टी का। कहा यह जा रहा था कि PDM की जब हुकूमत ख़त्म हुई कि बाद जो सीनियर तरीन सियासी रहनुमा हैं उनके खिलाफ PMLN और पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन फिर वो ना सीट एडजस्टमेंट हो सकी ना कोई ऐसा इत्तेहाद बन सका। लेकिन अब अगर देखा जाए तो पोस्ट इलेक्शंस पीपल्स पार्टी PTI के करीब जाती हुई दिखाई देती है। क्या ऐसा मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी PTI के साथ मिलकर हुकूमत बना ले? सर, ये इलेक्शन की बातें हैं। देखना पड़ेगा कि इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट्स में कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी ले आती है तो फिर तो किस्सा ही खत्म हो गया। अगर कोई सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं लाता तो फिर बात होती है कि किस किस के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाए। हुकूमत बनाने के लिए हम आंगी चाहिए होती है, ख्यालात का यकसा होना चाहिए। हमने अपना मंशूर बताया है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात कही है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, अवाम की ताकत की बात की है, और ताकत अवाम में कितने भी तबकात हैं, महरूम तबकात हैं, उनकी अच्छाई के लिए कुछ न कुछ सोचा है। अब ये इस पे इलेक्शन हो जाने दें, उसके बाद हम आपसे जाते बैठे बात करें तो मुनासिब है। रही बात कि आजकल अभी आपने कहा कि जी डिस्क्वालिफिकेशन हो रही है, खारिज हो रहे हैं, नॉमिनेशन पेपर खारिज, ये हर दफ़ा होते हैं, हर दफ़ा होते हैं। जब भी इलेक्शन लड़ी जाती है नॉमिनेशन पेपर को स्क्रूटनाइज किया जाता है। इस तरह से जैसे होता था उसमें ऐड किया गया एक एफिडेविट, वो ऐड किया एफिडेविट साकिब निसार ने। उस वक़्त 2018 की शायद इलेक्शन थी या जो कोई भी थी, लोगों को तो एफिडेविट का समझ में भी नहीं आया, उस वक़्त ही पता नहीं कितने खारिज हो गए थे। लेकिन इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं। ट्रिब्यूनल्स का भी फैसला आता है, उसके खिलाफ भी अपील में हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि आरोप सब ओवरऑल ऑल एंड ऑल है, ये सूरत हाल नहीं है। हमारे भी नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए हैं, और अगर PTI के होंगे तो PMLN के भी हुए होंगे। हर पार्टी का हर उम्मीदवार जिस तरह से वो कागजात नामजदगी भरता है, उसमें कहीं ना कहीं अगर गलती हो जाती है तो वो रिजेक्शन के ज़ुमरे में आता है। जैसे आज अखबार में लिखा गया कि फवाद चौधरी ने अपने बैरून मुल्क दौरों का तफसील नहीं बताया, इसलिए उसको रिजेक्ट किया गया। तो ये है लिखा हुआ एफिडेविट में कि आपने 3 साल में कितनी दफ़ा मुल्क से बाहर गए थे, अखराजात कहाँ से लाए थे, कुछ इस तरह की बात है जो बतानी पड़ती है। बात है सिर्फ बताने की, कोई छुपाने की नहीं। चाहे मिल्कियत कोई छुपाए या ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स कोई छुपाए या इनकम टैक्स रिटर्न कोई छुपाए, ये छुपाने का मतलब नहीं होता। डिक्लेयर करो जो भी कुछ तुम्हारे पास है, एसेट्स एंड लायबिलिटी सारी डिस्कस करो, डिक्लेयर करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अगर बड़े बड़े लोग कहते हैं जी शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने जो सिग्नेचर्स थे उसके असली नहीं है, कोई कहते हैं किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाई, ये छोटी मोटी चीज़ें हर इलेक्शन में होती हैं। इलेक्शन आरओज़ उसको कैंसिल करते हैं और फिर आपके पास ट्रिब्यूनल है जिसको अदालत कहा जाता है। अगर आरओ ऑफिसर है तो अदालत तो जज है, और जज के लिए उम्मीद की जाती है कि वो फ्री एंड फेयर फैसला देंगे। अगर उस जज ने भी कुछ नहीं किया तो हाई कोर्ट भी बैठी है। हाई कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट में भी बंदा जा सकता है। ये उस नॉमिनेशन पेपर को हिफाजत देने के लिए इतने सारे फोरम्स हैं, तो हमें चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। हमारे भी बहुत से रिजेक्शन में आए हैं और वो भी ट्रिब्यूनल में गए, उन्होंने भी अपने अपने मंजूर करवा लिया अपने दलील देकर। तो ये तो शिकायत मुझे समझ में नहीं आती कि जी शिकायत करे PTI हो या पीपल्स पार्टी हो या PMLN हो। अब PTI का अपना मसला है, उसकी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज़ हो गया। एतराज़ होने के बाद उसको सिंबल नहीं मिला या एक ने सिंबल दिया तो फिर उसका वापस ले लिया। फिर अब वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि जब उनसे कोई लिया जाए। मेरे साथ क्या हुआ था, भुट्टो साहब जब नहीं रहे तो 2 निशान इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त से ही निकाल दिए, एक हल दूसरी तलवार, ये दोनों निशानात निकाल दिए गए थे।
लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने दूसरा निशान ले लिया, तीर बना लिया अपना निशान। और कोई भी पार्टी किस तरह से भी कर सकती है, वो पार्टी बेस पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते, ये पीटीआई का मसला है कि वो इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं या उन इंडिपेंडेंट्स को अपना जाहिर करके और उनको टिकट अला कर देते हैं। आपने मुझसे पूछा ना कि जी आप प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, आपने तो सिर्फ सिंध के नाम अनाउंस किए, तो मैं पूछ रहा हूँ क्या PMLN ने अनाउंस कर दिए सारे मुल्क के, क्या पीटीआई ने सारे मुल्कों के अनाउंस कर दिए? पीटीआई के जो बैरिस्टर साहब हैं वो आज भी कह रहे थे कि जी हमारी मशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है लेकिन टिकट अनाउंस नहीं किए। तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे थे कि पीपल्स पार्टी कैसे वज़रात उज़्मा के लिए कह रही है? आप ये ना कहा करें ना, इधर उधर भी सोचें। ठीक है। अदर सदीक साहब, जो खड़ो साहब बात कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो नंबर ले गई, पीपल्स पार्टी ने अपने अनाउंस कर दिए कैंडिडेट्स, पीटीआई PMLN अभी तक लटके हुए हैं, ना इलेक्शन कंपेन नज़र आती है, ना इंतखाबी मुहिम की जान नज़र आती है, जब तक उम्मीदवार ही फाइनल नहीं होंगे। फिर दूसरा ये बताइएगा, ये जो कहा जाता है, अभी रजी साहब ने भी कहा कि अगर भाई ने पेपर जमा करवाया तो दूसरे छोटे भाई ने उसकी जो है कवरिंग कैंडिडेट आ गया, बाप बेटी, पीटीआई तो सारी चीज़ों की मुखालफ थी। लेकिन अब हमने देखा कि जितने कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं, एक ही ख़ानदान के अंदर नशिस्तें घूम रही हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है, सिर्फ 1 2 3 4 केसेस का बेस बनाकर 859 सीटों पे इलेक्शन होने हैं। क्या 859 सीटों पे ऐसा हुआ है? मेरे में तो नहीं हुआ, जहां मैंने दोनों जगह जमा कराए हैं। मैं लाहौर के कई हल्के जानता हूं कि जहां रिश्तेदारियों की बुनियाद पर नहीं है। हाँ ठीक है, 2-4 लोगों ने अपने तय करे, वो पार्टी के कहने पे नहीं कराए, उन्होंने खुद कराए हैं। पार्टी ने बिल्कुल ऐसी ना इंस्ट्रक्शन दी है ना कोई ऐसा कराया उन्होंने। और देखिए वजह मैं एक और बता दूं, फैक्ट्स एंड फिगर शायद ठीक नहीं है। मैं जो कि आज भी सारा दिन लाहौर हाईकोर्ट में रहा हूं, 1000 से ज्यादा अपीलें हैं जो फाइल हुई हैं। जो खोड़ो साहब कह रहे थे ना कि वो कागजात फिल नहीं किए, ज़्यादातर क्या हैं, प्रपोजल सेकेंडर को पहुंचने नहीं दिया गया, आपको कह दिया कि जनाब आप सेकेंडर अपना टैक्स डिफ़ॉल्ट है, टैक्स डिफ़ॉल्ट है कोई नहीं, उनको पता नहीं आप लोन डिफ़ॉल्ट में है, वो है नहीं आपके पास। यानी ज़्यादातर जो रिजेक्शन है ना वो एक साइक्लो स्टाइल से है। इवन अपना इस्लामाबाद के अंदर तो RO के फैसले जो एक मुख्तलिफ हलकों से थे वो एक जैसे थे। यानी ये जो बैठ के ना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और इस पर मैं बड़ा आसान हल है, इस पर यूँ करते हैं कि सारे नॉमिनेशन पेपर का प्रोसेस आगे चला जाए। अब तो कुछ चीज़ें आगे जा रही है ना, इस पर बैठ के जुडिशल कमीशन बना लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। कम से कम आने वाले दौर में ये ना हो सके हमने तो जो मुसीबतें दिक्कतें थी तकलीफें थी वो बर्दाश्त कर ली हैं और हम करते रहेंगे। गिला देखिए, गिला नहीं है, सिर्फ बताना है कौम को के साथ क्या ज्यादती क्या हो रही है। पहले तो जबर का मौसम था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करा ली, मीडिया टॉक करा लिए, कैंडिडेट ही कोई नहीं छोड़ा आपने। इनका ख्याल था कि वो कैंडिडेट नहीं आएगा। अब कैंडिडेट नॉमिनेशन पेपर से ज्यादा अगर आ गए तो वहां अलहदा परेशानी है। भाई वहां इलाके के लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो हर एक का हक है, टिकट देना हमारा हक है। टिकट हम देख के बड़ा सोच समझ के देंगे, हमने ऐसा नहीं देना। यानी मिसाल के तौर पर हम कोई ऐसे आदमी को टिकट दे दें, कल पता लगे वो इलेक्शन ही ना लड़े, वो बैठ जाए वेवर दे दे, हमें ये भी देखना है। इतना आसान काम नहीं। और दूसरी बात जो है ना, हमारी वर्किंग सारी पूरी है। हमने वेट क्या कर रहे हैं, अभी भी लोग उठाए जा रहे हैं 9 मई के वाकया के चक्कर में, या बाकी और किसी मामलात में लोग उठाए जा रहे हैं। आज हम टिकट अनाउंस कर दें, यही तो हमने फैसला किया था, हर हल्के में से 3-3 4-4 5-5 कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर आए। हम क्यों बताएं अभी नाम? हमने शुरू में बैरिस्टर अली जफर साहब ने एक जगह कह दिया था, लेकिन वहां फिर मेरी बात हुई, बाकी लोगों की बात हुई, हमने कैंडिडेट बिल्कुल नहीं। और ये हमारे पास देखिए 10 तारीख तक अपीलों का वक्त है। 13 तारीख को हमने जो हमारा जो मेन सिंबल वाला है एलोकेट करने वाला, उससे पहले प्रोसेस करना है। अब दिक्कत क्या है इसके अंदर, अभी निसार खोड़ो साहब से बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट, शायद कानून हम सब भूल जाते हैं। आर्टिकल 17 में किसी सियासी जमात को बैन करना है तो नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के अलावा आप तो उसके अलावा नहीं, मुल्क की सालमियत के अलावा बैन नहीं कर सकते हैं। तो आपने दूसरा तरीकाकार क्या लगाया है इन्होंने, वो 215 सेक्शन है, उसको 215 सेक्शन को मैं चैलेंज कर रहा हूं और मैंने काफी उस पर काम कर लिया है। वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है कि आप इंतखाबी निशान ले लें। इंतखाबी निशान के बगैर सियासी, यानी ये जो कह रहे हैं ना कि बल्ले की जगह तो आप ले ही नहीं सकते। उन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जो इलेक्शन कमीशन पहले दिन से प्रॉविडेंट फंडिंग में, तोशा खाना में, तौहीन इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में, फिर बल्ले का निशान लेने में, बताएं कौन सी सियासी जमात के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ये इस तरह का किरदार अदा कर रहा है। और बल्ले का निशान देखिए, जब तक इंतखाबी निशान नहीं आप देंगे किसी सियासी जमात को, वो इलेक्शन कैसे लड़ सकती है? अजहर सिद्दीक बल्ले के निशान में लड़ना चाहता है, वोटर इलेक्शन। और दूसरा क्या है, आपको यूके वगैरह या USA में नहीं लड़ रहे, यार यहाँ लोगों के नाम के ऊपर वोट डाले जाते हैं।
यहां पर बेसिकली आपके सिंबल पे वोट डाले जाते हैं, और सिंबल हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। इसीलिए इस बुनियाद पर बुनियादी वजह एक ये भी है, और दूसरी जो है ना, अब इतना बड़ा यानी इस मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, यानी अगर आप पार्टी सिंबल से मैं इलेक्शन नहीं लड़ता तो मुझे ये बताइएगा मैं मखसूस नशिस्तें कैसे ले सकता हूं? मखसूस नशिस्तें तो मैंने पार्टी के तौर पर मिलनी है, वो इंडिविजुअल आदमी को मिलनी नहीं है, आपको उस परसेंटेज के मुताबिक। यानी यहां ये अभी तो मेरा गिला है ये 14-15 सियासी जमातों से, तहरीक इंसाफ को इतना कॉर्नर पे लगा दो कि जमहूरी रवायात ही खत्म कर दें आप, यानी ये इस मुल्क को मिसाके पाकिस्तान की तरफ लेके जाए, ये मुल्क आगे जाए, इस तरह नहीं चल सकता। हेलो ठीक है साहब, खोड़ा साहब कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं जी? निसार खोड़ा साहब। सर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो साहब हैं इनकी बड़ी मेहरबानी की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आपने सुप्रीम कोर्ट में जाना मान लिया है कि जी हम निशान के लिए, बल्ले के लिए या सिंबल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा चुके हो, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने दो ना सर। ये मरहला गुजर गया, इंट्रा पार्टी में जो कुछ हुआ उस पर इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ किया, आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको अलाउ किया, फिर उसी कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया वो बैट, और उसके बाद आप गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट तक आप बहस करेंगे, उसके बाद कोई फैसला होगा, अल्लाह करे आपको बैट मिल जाए। हमने कभी नहीं कहा कि किसी पार्टी को बैन करो, बैन करने का हमारी पीपल्स पार्टी की तरफ से कभी कोई ऐसा निशान, न कोई स्टेटमेंट आई, न कोई ऐसी बात हुई। बैन करने के हम खिलाफ हैं। रही बात अपने पार्टी के जो मसाइल हैं वो तो खुद हुए हैं पैदा, और उसमें अगर इमरान खान से डिस्क्वालीफाई हुए तो आपने डिस्क्वालिफिकेशन को क्लियर कराने के लिए कोई मूव नहीं की। अगर वो क्लियर करने के लिए मूव आपने नहीं की तो जाहिर है डिस्क्वालीफाइड होने की वजह से इलेक्शन में उनको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। जो भी डिस्क्वालीफाइड है उसको खड़ा नहीं होना दिया जाएगा। अब नवाज शरीफ साहब भी तो गए हैं ना कोर्ट में। मैं जवाब दे दूं? जी 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 अजहर साहब आप कमेंट करें, फिर मैं रज़ी साहब की तरफ जाऊं। जी अजहर साहब। अच्छा मैं देखिए, मैं निसार कोट साहब हमारे बड़े हैं सियासी तौर पर। देखिए पहली तो बात है, पूरी दुनिया के अंदर कौन सा इलेक्शन कमीशन है कि जो जनाब पार्टी यानी मुल्क में इलेक्शन करा नहीं सक रहा, 90 दिनों में इलेक्शन कराने थे नहीं करा सके, और इस इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि 3 दिन पहले असेंबलियां तहलील करके आप कहें ये इलेक्शन 90 दिन का जायज होंगे, ये तो तरीका नहीं है। यानी इलेक्शन कमीशन का काम है अपीलें फाइल करना कि वो इस सवाल के ऊपर, यानी उन्हें क्या कंसर्न सियासी जमातों के इलेक्शन के साथ। वो इंट्रा पार्टी, हमारे अपने इंटरनल इलेक्शन है, उसने इलेक्शन कराने पूरे मुल्क में, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन बड़ा लिमिटेड सा रोल है। हमारा फंडामेंटल राइट बिल्कुल कोर्टों में गए हैं, हम ये नहीं है। देखिए मैं साहब, हमारा राइट है, हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो नहीं ले सकता। दूसरी जहां तक बात है, जो अगला जो प्रोसेस आ रहा है ना, वो हम उसको अदालत, और जहां तक नाअहली की बात है वो मैं बता देता हूं इलेक्शन कमीशन की नाअहली क्या है। भाई अब तोशा खाना में सजा दी 3 साल की, अब नैब में जब नवाज शरीफ को सजा दी, सर कोर्ट ने लिख दिया कि सेक्शन 15 में 10 साल के लिए नाअहल हो गए, और अभी भी देखें 10 साल की नाअहली बरकरार कर ली उन्होंने, इसलिए कि इमरान खान साहब को सजा देने का प्रोसेस कराया जाए। अभी जब तोशा खाना के जज ने नाअहली लिखी नहीं, नाअहली बाद में इलेक्शन कमीशन ने बाद में एक नोटिस डाला, वो हमने अलहदा चैलेंज किया हुआ है, और वो हमारा राइट है। 3 साल की सजा है और केस भी कोई नहीं है, यानी 3 साल की सजा के पे कहें क्या पार्टी को उठाकर बाहर फेंक दें। नवाज शरीफ, इमरान खान साहब कोई करप्शन के केसेस में नहीं सजा हुई उनको, वो ज्यादा से ज्यादा मिस डेक्लेरेशन की हद तक वो अगर बात करते हैं तो वो नवाज शरीफ का केस भी वही है 62(1)(f) की अगर दूसरी शक्ल आप ले लें। बाकी उसके अंदर कोई ऐसी चीज है ही नहीं, कोई या तो उमर फारूक आया हो या किसी ने आगे एविडेंस दी हो कि इमरान खान ने ऐसा, वो कुछ नहीं था, इसीलिए अब नैब ने वो केस तोशाखाना का सेपरेट बनाया हुआ है। तो ये जो खेल है ये बंद करना होगा कि सियासी लीडरों को इस तरह मत बार करें, उसको वोट के हक से बाहर निकालें। जो लोग आप बाकी सब लोग बातें करते थे, अब टाइम है आप लोगों के पास, मगर आप लोग फिर चाहते हैं पुरानी रविश में जाना। ठीक है रिजवान रज़ी साहब, ये जो एक दलील दी जाती है कि अगर निकालना तो वोट के जरिए निकालें, सियासतदानों को अगर आप निकालेंगे मुकदमात के जरिए, ये रविश, ये इस पर तनकीद पहले सारी सियासी जमातें करती रही हैं। आज PTI को गिला है कि हमें वोट की बजाय हमें वैसे निकाला जा रहा है। जिन पेपर्स की आपने बात की कि वो लोग जो जिनके पेपर्स मुस्तरद हुए उनमें लीडरशिप शामिल है PTI की बड़ी तादाद में, बाकी सियासी जमातों की लीडरशिप नहीं है। PTI का गिला बनता नहीं, और खास तौर पे ये दूसरों को निकाले जाने के ऊपर तालियां बजाया करते थे, धमाले डाला करते थे। ये गिला पीपल्स पार्टी करे तो बनता है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा यही बात कही है, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं कि किसी भी सियासतदान को अदालत को नाअहल नहीं करना चाहिए, ये हक अदालत को नहीं दिया जाना चाहिए। सियासतदान को उसके वोटर मुंतखब करते हैं,
और उसे नाअहल करने का हक भी, इख्तियार भी उसी वोटर को दिया जाना चाहिए। अब हमारे पीटीआई के दोस्त कहते हैं कि देखिए फिर ये सिलसिला कहीं ना कहीं से तो रुकना चाहिए ना। अब बताइए, जो मौजूदा सेटअप है उसको हम किसका नुमाइंदा कहें? आप जिसका मर्जी इल्जाम लगा दें, लेकिन वो तो बहरहाल ये भी एक बुरा कंसेप्ट है केयर टेकर का। ये दुनिया की किसी जमहूरियत के अंदर नहीं पाया जाता कि दो सियासी पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर, या तीन सियासी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। एक सियासी पार्टी है जो बाकी सबको चोर डाकू लुटेरा जो है वो दिन रात कहती रहती है। ठीक है, ये भी हमारी सियासी पार्टियों को थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा। अब पीटीआई को रगड़ा लग गया है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि उनमें भी ये मैच्योरिटी आ जाएगी और अगला जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होगा उसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन नहीं होगी बल्कि पीटीआई भी शामिल होगी। और ये जो केयर टेकर वाला पाख लगी हुई है, और ये लगाई भी एक आमर ने थी, तो आमर की चीजों को हम कितनी देर तक अपने सीने से लगा के बैठे रहेंगे? अब उसको निकाल दें। 18वीं अमेंडमेंट में हमें तवक्को थी कि शायद ये निकाल दें, लेकिन इन्होंने और स्ट्रेंथन कर दिया उसको हमारी सियासी पार्टियों ने। तो ये केयर टेकर वाला सेटअप का जो पाख जो है ये भी निकलनी चाहिए। दुनिया के अंदर, जमहूरियतों के अंदर इसका कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो मेरा ख्याल ये है कि सियासी पार्टियों को मजीद मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए, और पहले जो है वो ये तो माने ना कि पहले उन्होंने ज्यादती की है पीटीआई ने, तो फिर उसके लिए आवाज भी बुलंद की जाए। अगर वो वही पुराने नुक्ता नजर पे खड़ी है कि बाकी सारे चोर डाकू हैं और हम चुनिंदा आदमी हैं, तो फिर डायलॉग तो नहीं हो सकेगा ना जी, दूसरों के साथ बैठा तो नहीं जा सकेगा। लेकिन रजी साहब, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास में भी कह दिया गया है ना कि सिस्टम में रहते हुए जिद्दोजहद करेंगे। क्या पीटीआई को इस बात का एहसास हो चला है कि सिस्टम के अंदर रहकर ही सियासत की जा सकती है? यहाँ पर हम एक ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। निसार खोड़ो साहब, जरा क्विकली इस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा कि हम कहते तो हैं सियासतदान कि नाअहली की तलवार लटकाई गई है, ये आमरीत की पैदावार है 62, 63 इसके बारे में, लेकिन सियासी हुकूमतों ने, सियासी जमातों ने 18वीं तरमीम तो कर ली, लेकिन वो चीज़ें आइन से निकालने की कोशिश नहीं की जो किसी डिक्टेटर ने डाली थी। एक डिक्टेटर ने आके फिर से रेस्टोर कर लिया था 58(2)B जी, जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने मिलकर निकाला था 97-98 में। 1988 या 85 से पहले ये नहीं था। 85 में ये 58(2)B लगाया ज़िया-उल-हक ने, उसको कंटिन्यू किया गया। हमारी 5 हुकूमतें, 6 हुकूमतें यूं डामाडोल और अबॉर्टिव उनका डिसोल्यूशन होता रहा। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस पाकिस्तान ने क्या क्या नहीं देखा। आप कह रहे हैं फलां की कागजात नामजदगी, फलां की कागजात नामजदगी, फलां की कागजात नाम के लिए आप रो रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूं पीटीआई वालों से, लेकिन पीटीआई क्या उस वक्त जनरल मुशर्रफ के हुकूमत में असेंबली में नहीं थी जिसने 17वीं तरमीम मंजूर करा के और 58(2)B वापस डाल दिया था कि सारी कौम को सजा दे दो क्योंकि एक शख्स पे नाराजगी है? आप आगे पीछे का सोच के बोला करें तो वो बेहतर होगा। ये पहले आप मान चुके हैं 58(2)B की असेंबलियां भी डिसॉल्व हो सकती हैं किसी एक शख्स की गलती की वजह से। अभी ये इलेक्शन कमीशन का आपने खामखा इशू उठा लिया है, ये रिजेक्शंस होती हैं और फिर उनकी बहाली भी होती है। पार्टी का सिस्टम है तो पार्टी के सिस्टम में आना पड़ेगा। अब सिस्टम की बात क्या कर रहे हैं? जमहूरी पार्लियामानी पार्टियों, जमहूरी पार्लियामानी निज़ाम है, उसमें पार्टी सिस्टम आना चाहिए। आपको तो याद होना चाहिए कि इस मुल्क में ऐसा हुआ था कि सियासी पार्टियां कलअदम करार दी गई थी और कहा यह गया था कि मजहब में सियासी पार्टियों का जिक्र नहीं है, ये एंटी मजहब सियासी पार्टियां हैं, यहां तक भी कहा गया था इस मुल्क में। और उसी के तसलसल मुशर्रफ भी था और मुशर्रफ के साथ खान साहब भी थे। ये सारा कुछ क्यों भूल जाते हैं हम सब? सदीक साहब, सियासी जमातें उन चीज़ों को निकालती क्यों नहीं है, यकसू क्यों नहीं होती कि जो उनके रास्ते में रुकावट बनती हैं? अभी खोड़ो साहब कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ को निकाला गया, जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ जो कुछ हुआ, आज इमरान खान साहब इस बात का गिला शिकवा कर रहे हैं। सियासतदानों ने तो मेच्योरिटी का सबूत नहीं दिया ना। अगर मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था उस वक्त इमरान खान साहब भी साथ जाके खड़े हो गए।
अच्छा, मैं नसरुल अहमद साहब, यादाश्त बड़ी कमज़ोर है ना, थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा, पप्तू अच्छा नहीं है ना। निसार खोड़ू साहब ने सारी बातें खुद ही नेगेट कर दी इस बात को। किसने रोका था? यही तो फ़र्क था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब की विजडम में, उनके नज़रिया में। यानी हमने क्या किया, ये अपना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ में चलें, पाकिस्तान PTI ने गलती की तो एक्सटेंशन देने में ये सारे हाथ थे, ये साथ नहीं थे। नवाज शरीफ ने आके क्या कहा? अभी 17 महीने से 18 महीने 2 साल से ये सारा जो कुछ हुआ है, कौन था एस्टेब्लिशमेंट के? ये फ्रंटमैन बने हुए थे। बता दें इस बात को, या आज ना मानने एक अलग बात है, लेकिन जो जिस तरह तरीके अदम एतमाद आई, जिस तरह साथ दिया, फिर उसके बाद देखे, मैं आपके सामने इवेंट्स गिना देता हूं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 57 में तरमीम की, इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया। क्यों? आइन कहता है आर्टिकल 48 के दरमियान। फिर उन्होंने हल्का बंदियों के चक्कर में बैठ के फ्रॉड किया कौम के साथ, आर्टिकल 51 को सामने रखते 2 निगरान वज़ीर-ए-आज़म बिठा के कहा कि हल्का बंदियां पहले होंगी। 90 दिन के इलेक्शन नहीं कराए इन्होंने पंजाब के और KPK के। ये आइन लिखा जाएगा, ये भूल रहे हैं कि नहीं जनाब, वो पुरानी बातें हैं, आप तारीख नहीं लिखी जा रही है। फिर आगे आ जाएं, सेक्शन 232 के दरमियान इन्होंने तरमीम की, किस बात की कि जनाब वो आर्टिकल 62 जो अपनी जगह है, वो हर एक अपना नुक्ता नजर है, लेकिन क्या थी? आज रो रहे हैं ना 14 सेनेट के इलेक्शंस का। क्या पीपल्स पार्टी नहीं जा सकती थी अंदर, जाकर रोकती? कोई जवाब नहीं है इस बात का। वजह क्या है कि हम अपना गिरेबान उठाएंगे तो हर एक का गिरेबान नंगा होगा, पेट हर एक का नंगा होगा। हमारे पास मौका था, मैं यही तो रोना है। मैंने लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया ना जी। 5 जून 2023 को मैंने लंदन में बैठ के कहा था पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये निकलते बाहर एक तहरीके पाकिस्तान तहरीके साहब को 9 मई से पहले बताएं क्या हुआ था। 9 मई से पहले ये सारे नीचे गिराने लगे हुए थे एक सियासी जमात को। आज भी एक सियासी जमात को गिराने लगे हुए हैं, 14 की 14 सियासी जमातें। और डर और खौफ इतना, इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। वो भैया आओ इलेक्शन के लिए, कर लिया जो करना है आप लोगों ने, इलेक्शन करवाओ जो कोई भी है वोट के लिए, और कहें कि इसमें जो कुछ हो रहा है इलेक्शन कमीशन जो एक किरदार अदा कर रहा है वो जानबदारी का किरदार है। प्रोग्राम का वक्त बड़ा मुख्तार बचा। रिजवान रजी साहब, अभी PTI कह रही है कि हम सिस्टम में रहते हुए जद्दोजहद जारी रखेंगे। PTI को रियलाइज हो चुका है कि असम्बलियों से बाहर निकल के कोई फायदा नहीं है, हमें सिस्टम के अंदर रह के ही चीजें बेहतर की जा सकती हैं। PTI 2 तरह की पॉलिसियां लेके चल रही है। एक पॉलिसी गाली देती है, दूसरी पॉलिसी जो है वो पांव पकड़ती है। जैसे देख लीजिए, सेनेटर गौहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, उसी जगह पे बैठ के वो क्या है वो की वकील साहब मरवत साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि उन्हें चीफ के ऊपर, लेकिन बाद में तब्दील कर दी, उनका हमारा मौका फेक ही है। लेकिन नशर तो हो गई ना, वो तरदीद हो चुकी है रिजवान साहब। आप पार्टी पॉलिसी की बात करें, जिधर से को मौका मिले वो कर दें। मैंने ये बात अर्ज करनी थी कि इस वक्त इल्जाम लग रहा है कि पार्टी जनाब फलां इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रही है। हमारे सेनेटर हैं जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक साहब, उन्होंने इलेक्शन मुनक्कद करवाने के हक के अंदर एक रेजोल्यूशन जमा करवा दी है। अब तमाम पार्टियां जो हैं वो सेनेट में जाके अपने खलूस का इजहार कर दें, इल्जाम लगाने की बजाय वहां पे जाएं और झूक जाएं, पूरी कैपेसिटी के साथ जाएं और उस करारदाद को मंजूर करवा दें। रिजवान रजी साहब, अजहर सदीक साहब, निसार खोड़ो साहब, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।